दिमागी जो खलल है ना आपका, ये आपके एजुकेशन लेवल को जाके टच करता है। मैं आपको बताऊं, मैंने कितनी पढ़ी लिखी औरतें देखी हैं जो क्लीनलीनेस के इंतहा को पहुंची होती हैं, हर चीज़ वेल मेंटेन्ड होती है, इवन के कूड़े वाले लिफाफे जो होते हैं उनके लिए भी ड्रॉ सेट होता है, मेडिकल बॉक्सेस देखने वाले होते हैं। आपको पता चलता है कि आप किसी पढ़े लिखे इंसान से मिल रहे हैं जिसको शऊर है, जिसको पता है कि क्लीनलीनेस और हाइजीन क्या है। तो पढ़ा लिखा इंसान वही है जो इन चीज़ों को फॉलो करता है। अच्छा, हमने बात करनी है आज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, वो मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ों से जो है ना वो मिलकर बनी है, 4 चीज़ों से। पहली जो है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। मैं चाहूँगी कि मुझे कोई बच्चा अपने अकॉर्डिंगली मुझे बताए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आपके ज़हन में क्या आता है। अपने एक्शंस के थ्रू, अपने फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू किसी को, या मीन्स कन्वेइंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। लोग आपको जज करते हैं इससे पहले कि आप एक लफ्ज़ बोल दें। जैसे आप कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग आपको देख लेते हैं ना, तो वो देखते ही, आपने तो कुछ नहीं बोला होता, लेकिन आपकी फ़िज़ीक, आपकी लुक, आपका अटायर, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कुछ मैसेजेस उनको दे देती है। तो जनाब, इसमें हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला योर अपीयरेंस, जिसके बारे में हम पिछले 2 सेशंस में पढ़ चुके हैं। सेकंड चीज़ है हमारी हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। आने वाले वक्त में आप बॉडी लैंग्वेज और एटिकेट्स एंड मैनर्स को भी पढ़ेंगे। तो हाइजीन एंड क्लीनलीनेस क्या है? कंडीशंस और प्रैक्टिसेस कंडक्टिव टू मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़ especially through cleanliness. It includes such personal habits choices as how frequently to take a shower or bath, wash hands, trim fingernails and wash clothes and many other things. ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि हाइजीन क्या है। ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप अपने आप को क्योर करते हैं बहुत सारी डिजीज़ वगैरह से भी। और इसके आगे मैं आपको एक बहुत मज़े की बताऊंगी बात। जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं ना, हमारा फोकस होता ही फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर है। मतलब अगर हम हाइजीन और ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं तो हम इसको कनेक्ट करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन से। हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन। हमने फर्स्ट इंप्रेशन में अपीयरेंस के ऊपर बात कर ली हुई है पिछले 2 सेशंस में, बट बिलीव मी, आपकी अपीयरेंस उस वक़्त तक प्रेजेंटेबल लगती ही नहीं है जब तक आप हाइजेनिक ना हो। ऐसे ही है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन, इसके बारे में जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। इफ़ यू आर क्लीन नो मैटर हु यू आर विद, यंग और ओल्ड, मेल और फीमेल, प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल, फ्रेंड और रिलेटिव, यू विल बी एबल टू गेट पास द फर्स्ट बैरियर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो क्या एक बैरियर है एक्सेप्टेंस का? ऑफ कोर्स, एक बच्चा आपके साथ खड़ा हुआ है, कोई आपकी फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, और उसके अंदर से आपको एकदम स्मेल सी आती है, तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसके साथ खड़े होना आपको पसंद नहीं होगा। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरती हूँ, इनमें से रिसेंटली अभी कल मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है। लाइट नहीं थी मेरे ऑफिस में। जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ ना, तो मुझे पूरी एटमॉस्फेयर ही ख़राब लगती, एनवायरनमेंट ही ख़राब था। इतनी स्मेल थी रूम में कि मेरे से तो वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ गया। मैं बहाने से निकल आई, तो क्या होता है, मैंने वहाँ पे इस चीज़ को एग्ज़ामिन किया कि ये है एक्सेप्टेंस, कि मैं उस माहौल को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। और अगर मुझ में से स्मेल आ रही है तो कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा। ये रियलिटी, और इसमें मुझे कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। जब मैंने किसी को वो दावत ही नहीं दी कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे, तो फिर मेरा नाराज़ होना भी नहीं बनता। सो क्या है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन का जो बेसिक चीज़ है ना, वो क्लीनलीनेस एंड हाइजीन है। फिर कंप्लीट होती है आपकी अपीयरेंस, वरना तो आपकी अपीयरेंस कंप्लीट नहीं है। आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, आपका मेकअप अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आपके अंदर से स्वेटिंग की स्मेल आ रही है, तो आप तो कंप्लीट ही नहीं है ना, आप क्लीन ही नहीं है, आपकी अपीयरेंस एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमने जिसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में जिसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ़र्स्ट 30 सेकेंड्स में आपकी क्लीनलीनेस, आपकी अपीयरेंस,
अगले बंदे को आमादा कर देती है आपके बारे में 3-4 चीज़ें जज करने की, एक परसेप्शन बनाने की। हर बंदा अपने जहन में आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेता है। ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, हम सब परसेप्शन बना लेते हैं। और वो क्या होता है, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, आपकी ड्रेसिंग और आपकी क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। ऑफ कोर्स बैगर बच्चे देखे हैं आपने सड़कों पे, उनके घर का क्या माहौल होता होगा, आप उनको एक्सेप्ट कर सकेंगे? उनकी हाइजीन इस तरह की होती है कि हमें उन पर बड़ा प्यार आ रहा हो क्योंकि वो सड़क पे फिर रहे हैं, हमें तरस आ सकता है, लेकिन हम उनकी इज़्ज़त उस तरह से नहीं कर सकते। हमें उन पर तरस आ रहा होता है, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि यार ये बच्चा कितना नीट एंड क्लीन है तो मैं इसको पैसे दे दूँ। ऐसा नहीं है, आपको तरस आ रहा होता है उस पर कि इतनी सी उम्र में बच्चा क्या काम कर रहा है, उसके पास से हाइजीन गुजरी नहीं होती। आपने देखा है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक बहुत अच्छा मुझे इनिशिएटिव लगा था, पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया कि वो रास्ते में वो जो बैठे होते हैं ना, अक्सर एडिक्टेड लोग जिनकी दाढ़ी बड़ी होती है, बाल बड़े होते हैं और उनको जुएँ पड़ी होती हैं, मेस पर्सनालिटी होती है, वो क्या करते थे, वो चारों दोस्त जाते थे, उस बाबा जी को या उस बंदे को या उस बच्चे को उठाते थे, ग्रूमिंग सेंटर लेके जाते थे, उसके सबसे पहले नहलाते थे, कटिंग कराते थे, शेव कराते थे, और उसके बाद जब वो उसको कपड़े पहनाते थे तो यकीन ही नहीं आता था ये वही बैगर है जिसको स्ट्रीट से उठाया है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें ये बताती हैं कि पर्सनालिटी किस कदर इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट करवानी है ना तो फिर आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, क्लीनलीनेस और हाइजीन सबसे ज़्यादा चीप मॉडल है टू गेन, टू गेट, टू अवेल, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे। अपनी सफाई सुथराई के लिए कोई पैसे नहीं लगते। समझ में आ रही है मेरी बात? ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मज़हब हमारा क्या कहता है, सफाई निस्फ ईमान है। तो आपने अगर अपने ईमान को मुकम्मल करना है तो आपको सफाई तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखो, सोशल इकोनॉमिक लेवल के बाद यानी स्टेटस, हम स्टेटस कॉन्शियस हैं भाई, हम लोग इस चीज़ से वो नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते। हम स्टेटस कॉन्शियस हैं, ये अच्छी बात है, इसको आप लोगों ने नेगेटिव नहीं लेना। जो इंसान ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है वो स्टेटस कॉन्शियस होता है, और आप उन्हीं लोगों को कामयाब होता हुआ देखेंगे जो स्टेटस कॉन्शियस रहे हैं। भाई जो स्टेटस कॉन्शियस ही नहीं रहा वो तो अपनी तरक्की के लिए कुछ भी नहीं करेगा, वो तो सोचेगा भी नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है। तो जब लोग कहते हैं ना कि सक्सेस हासिल करनी है, तो इसका मतलब होता है कि उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस पाई जाती है। सो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं तो ये आपका फ़र्ज़ भी है, आपका हक भी है, और आपको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सो क्या है कि आपका सोशल इकोनॉमिक लेवल ही ये है, आपका स्टेटस। सेकंड चीज़ जो फर्स्ट इंप्रेशन में अगला बंदा परसेप्शन ले लेता है वो है एजुकेशन लेवल। शायद एक पढ़ा लिखा इंसान ही बड़ा प्रेजेंटेबल होगा ना, जिसको पता है हाइजीन क्या है, जिसको पता है क्लीनलीनेस क्या है। बड़े कम लोग मैंने देखे हैं जिनको हाइजीन और क्लीनलीनेस का पता हो। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो मतवस्त लोग होते हैं, जो मीडियोकर्स होते हैं। आप उनके घर चले जाएं, आपको एहसास ही नहीं हो रहा होता कि इनके घर में क्लीनलीनेस नाम की कोई चीज़ भी है, हाइजीन नाम की कोई चीज़ भी है। औरतें सुस्त होकर बैठी होती हैं, हर वक्त रो रही होती हैं, डिप्रेशन है, घर में कीड़े पड़ रहे होते हैं, बच्चों को घर में टाइम पे खाना नहीं मिल रहा होता, और वो औरतें कहती हैं मैं बीमार हूँ, मुझे डिप्रेशन है। सो ये दिमागी जो खलल है ना आपका, ये आपके एजुकेशन लेवल को जाके टच करता है। मैं आपको बताऊँ, मैंने कितनी पढ़ी लिखी औरतें देखी हैं जो क्लीनलीनेस के इंतहा को पहुंची होती हैं, हर चीज़ वेल मेंटेन्ड होती है। इवन के कूड़े वाले लिफाफे जो होते हैं उनके लिए भी ड्रॉ सेट होता है, मेडिकल बॉक्सेस देखने वाले होते हैं। आपको पता चलता है कि आप किसी पढ़े लिखे इंसान से मिल रहे हैं जिसको शऊर है, जिसको पता है कि क्लीनलीनेस और हाइजीन क्या है। तो पढ़ा लिखा इंसान वही है जो इन चीज़ों को फॉलो करता है। मेरे लिहाज से फर्स्ट इंप्रेशन में मैं तो जज कर लेती हूँ भाई, अगर कोई नीट एंड क्लीन इंसान है तो डेफिनेटली उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी होगी, उसका सोशल इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा होगा। इतना अच्छा तो होगा ना कि वो अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सके, अपनी चीज़ों को मेंटेन रख सके। आप यकीन जाने, एक मेडिकल बॉक्स है, उसके अंदर आप क्या रखते हैं, दवाइयाँ रखते हैं, मेडिसिन वगैरह रखते हैं।
अगर आपका वही साफ़ नहीं है तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं है, मुझे नया चाहिए, ये पुराना हो गया। भाई जो पुराना है पहले उसको तो साफ़ कर लो। तो क्या इसमें पैसे नहीं लगते, जो चीज़ आपके पास है आपने उसको सिर्फ क्लीन रखना है। वेल एंड गुड, अगर आपके पास पैसे आए तो आप अच्छी चीज़ ले सकते हो, लेकिन जो है उसको तो साफ़ रखो ना। सो ये चीज़ें हैं जो हमें फ़र्स्ट इम्प्रेशन में पता चल जाती हैं। आप किसी के घर मेहमान जाते हो ना, तो आप चीज़ों को कितना देख रहे होते हो, कमरे में जाले तो नहीं लगे हुए, सॉरी, पर मैं ये चीज़ें ज़रूर देख रही होती हूँ। शायद मैं पढ़ाती हूँ ये इसलिए मेरा ज़्यादा ट्रिगर करता रहता है हर वक्त। अपने कमरे में भी मैं देखती हूँ कि कहीं पे कोई जाला तो नहीं लग गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहूसत है कमरे के लिए। हर चीज़ में देखूँगी। लैंप साफ़ है, अब हिसाब लगाओ, ये मेरी साइकी का हिसाब है। एक लैंप किसी ने मुझे ला के दिया, वो सॉल्ट लैंप था, उसके अंदर स्टोन्स थे बड़े बड़े और वो सॉल्ट के थे। तो मैंने एक दिन उसको निकाला और मैं उस पर बिछा के ना कपड़े पे उसको एक एक स्टोन को पकड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो मुझे मेरी मेड हंस के कहती है, बाजी ऐसे साफ़ नहीं होगा। मैं कहा अच्छा फिर? कहती है पानी लें, अच्छे से साफ़ करें। फिर मुझे समझ आई वो मजाक कर रही थी। मैं कहा नमक है भाई। कहती है बाजी मुझे इसीलिए हैरानगी हुई है, आप नमक को भी साफ़ करके रख रही हैं, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा मजाक ही कर लूँ कि आप इसको ज़रा पानी से साफ़ करें। मैंने कहा कोई हाल नहीं है। कहने का मकसद ये है कि उसमें भी गंदगी आ जाती है, नमक के ऊपर भी डस्ट आ जाती है। तो आप जितना मर्ज़ी अपने कमरे को क्लीन कर लें ना कहीं 3-4 दिन के बाद आपको डस्ट नज़र आना शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि आपने झाड़ा ही नहीं होता। पहली सरफेस इतनी लाइट होती है आपको लगता ही नहीं है कि जी ये डस्ट पड़ी हुई है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम बीच बीच में ना हर चीज़ को, हर पॉइंट को डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ना वो है डिज़ायरेबिलिटी, यानी कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी हो। अब ऑफ कोर्स अगर आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, आपकी चॉइसेस अच्छी हैं, आप अपने आप को एक नीट एंड क्लीन इंसान देखना चाहते हैं, तभी आपको डिज़ायर होएगी ना कि आप अपने आप को ग्रूम करें। अदरवाइज़ तो अगर आपका अंदर का इंसान ही अपने आप से खुश नहीं है तो डिज़ायरेबिलिटी नहीं होगी। तो क्या है कि देखने वाला जज कर लेगा, ये इंसान ना अपनी ज़िंदगी से खुश ही नहीं है। आपने देखे ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन हो जाता है। हर इंसान अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं, दोस्त अहबाब में किसी ऐसे इंसान से ज़रूर मिल रहा होता है जिसकी प्रायोरिटी लाइफ में कोई रह ही नहीं जाती, उसका दिल मर चुका होता है। ऐसे लोगों के घर भी गंदे पड़े होते हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी भी मैस होती है, वो कई दिन तक कपड़े चेंज नहीं कर रहे होते। सो ये क्या, ये आपकी डिज़ायरेबिलिटी शो करती है ना। सो क्या है कि लोग आपकी डिज़ायरेबिलिटी भी जज कर लेते हैं। ये है आपके फ़र्स्ट इम्प्रेशन की कहानी कि आपके फ़र्स्ट इम्प्रेशन में आपकी क्लीनलीनेस के हिसाब से, उस पर डिपेंड करते हुए क्या क्या लोग परसेप्शन बैठा लेते हैं कि यार ये बंदा किस लेवल का है। मतलब ये चाहता है कि साफ़ सुथरा, ये अंदर से खुश है, नहीं है तो भाई ये डिप्रेशन में है। अच्छा, जज कौन कौन करता है इसमें? तो मेरा ख़्याल है कि कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। हम एक दूसरे को नहीं भी जानते होंगे तो हम जज कर रहे होंगे, बट आप एक बात मैं आपको कहूँ, सबसे पहले जो जज करता है ना वो आपका टीचर है। हमने हमेशा बचपन में सुना है ना, माँ की गोद जो है बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो जो आपने सीखा होता है ना वो अब आप शो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपका उस्ताद आपको जज करता है। बीइंग अ टीचर मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने बिल्कुल नई अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की ना, तो मैंने एक स्कूल में ना जॉब शुरू की। इट वाज मॉन्टेसरी, और मैं देखा करती थी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जो बिल्कुल आखिरी सीट पे जाके बैठती थी। वो किसी काम में समझ लें कि नहीं आती थी, इन्वॉल्व नहीं होती थी, और वो हर वक्त दुखी सी रहती थी। मुझे ना एक कशिश सी हुई उस बच्ची के ऊपर कि सब बच्चे स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बच्ची जो है ना, इसका कोई समझ में नहीं आ रही कि इसके साथ क्या मसला है। तो वहाँ पर मुझे उसके इग्नोरेंस का थोड़ा सा ना एहसास होना शुरू हुआ, और जब मैंने उस बच्ची को अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू किया तो वो बच्ची आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गई। लेकिन ना शुरू में उसको बड़ी ट्रबल हुई कि वो हर वक्त मेरी फिंगर पकड़ के ही साथ घूमती थी।
वो और किसी टीचर के साथ इन्वॉल्व नहीं होती थी, किसी बच्चे के साथ नहीं खेलती थी। स्पोर्ट्स टाइम पे भी वो मेरी उंगली पकड़ के खड़ी होती थी। मुझे यहाँ से एहसास हुआ कि उस बच्ची को कहीं ना कहीं घर में इग्नोर किया जाता है। खैर मैंने अपनी मैनेजमेंट से बात की कि मैं इसकी मदर से मिलना चाहती हूँ। तो हमने जिस दिन हमारी पेरेंट मदर जो हमारी होती है पेरेंट डे मीटिंग, उस दिन मैंने उसकी वालदा को बुलाया तो उसकी वालदा नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि मैं किससे बात करूं, तो उन्होंने मुझे कहा जी इसकी ना इसके चचा आए हैं, आप इसके चचा से बात कर लें। बताओ चचा क्या बताएंगे बच्ची के बारे में, या मैं चाचा से क्या पूछूंगी उस बच्ची के बारे में। तो मुझे सबसे पहले तो ये अंदाज़ा हो गया कि उसके वालिदैन तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस बच्ची की जो कहानी थी जो बाद में मुझे उसके चाचा ने ही बताई, ऑफ कोर्स मैंने पूछना था कि ऐसा क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची जो है घर में फुली इग्नोर की जाती है, तो इसका मसला क्या है। तो उन्होंने बताया कि उसके जो पेरेंट्स हैं ना वो शुरू से पार्टी पीपल हैं, उनको अपनी बच्ची के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके चाचा ने बताया कि वो मैरिड हैं और उनकी वाइफ और वो इस बच्ची की केयर करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे अपने बच्चे हैं, हम इसको उस तरह से टाइम नहीं दे पाते। ये पहले मेरे साथ बहुत अटैच थी, जब से मेरे बच्चे हो गए तो ये मुझसे बिल्कुल ही किनारे में हो गई है। अब मैं इसको कहता भी हूँ तो ये मेरे पास नहीं आती, और उसकी सिर्फ केयर करने वाले घर में मेड्स हैं और स्टाफ हैं। तो हम पेरेंट मीटिंग में हम नहीं आ सकते इसके पेरेंट्स वगैरह। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि घर में कोई और भी जा सकता है। सो यहाँ से पहली चीज़ मुझे पता चल गई कि उस बच्ची को घर में किस कदर इग्नोर किया जाता है, और उस वजह से उस बच्ची की पर्सनालिटी पे इतना बुरा असर हो रहा था। सो टीचर्स आपको सबसे पहले जो है ना वो जज कर रहे होते हैं कि आप किस तरह के, किस फैमिली के, किस माहौल के बच्चे हैं। आपके अंदर अगर ये रवैया पैदा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये अंदाज़ा उनको आपकी पर्सनालिटी से होता है। मतलब आप बच्ची आ रही है, उसने पोनी भी ठीक तरह से नहीं की हुई, और उसकी चाची उसको गेट पे ही ड्रॉप करके चली गई हैं, और टीचर पकड़ के उसकी पोनियाँ कर रही हैं। अब हिसाब लगाओ उस बच्ची का माहौल क्या होगा, वो बड़े होकर किस कदर टॉक्सिक हो जाएगी ना। और आपको क्या लगता है कल को उसको हाइजीन और क्लीनलीनेस का पता होगा? नेवर। जब उसने देखा ही नहीं कि उसको किसी ने पैम्पर किया है, वो अपने आप को पैम्पर नहीं करेगी। सो मेरे दिल में ऐसे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है कि मुझे लगता है कि माँ बाप को जब बच्चे हो जाएं तो अपनी ज़िंदगी छोड़ के तो बच्चों के ऊपर हाईली फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप अपने आप को छोड़ दें, आप अपने आप को भी फोकस करें, लेकिन आप बच्चों को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी जो है वो आना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपको जज करते हैं आपके दोस्त, आपकी सहेलियाँ। कभी होता है ना ऐसे कि किसी दिन आप ज़्यादा नीट नहीं है या ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहे, तो आपके फ्रेंड्स आपको पूछ होते हैं कि क्या हुआ है, खैरियत है, ठीक हो। वो आपको जज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन आप हाइजेनिकली भी ठीक नहीं लग रहे होते। आपको जज करने वाले आपके बहुत सारे क्लोज रिलेटिव्स भी होते हैं, ठीक है। उनको अंदाज़ा हो जाता है। बहुत सारे हमारे फैमिली में ऐसे केसेस होते हैं आसपास, जिसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा है जिसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ घर में होती हैं। माँ बाप उसके अटायर पे इतना फोकस नहीं करते, दूसरी बहन के अटायर पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या बात है? क्या उसका हक़ नहीं है? क्या उसका फ़र्ज़ नहीं है कि वो भी कुछ अच्छा पहन ले? क्या उसको भी कुछ बताया जाए, कोई टिप्स दी जाएँ कि जी तुम अपने बारे में सोचो, अपने आप को पैम्पर करो, अपनी क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान दो। लेकिन जब आपको इतना अवॉइड किया जाता है तो वो चीज़ें आपके अंदर ट्रिगर हो जाती हैं, आप अपने आप को छोड़ देते हैं। बट तालीम मुमकिन का जो इनिशिएटिव है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। छोड़ दें आपको कौन जज कर रहा है, कौन नहीं जज कर रहा। आपने बस अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना है। हमारा मकसद ये था कि बच्चे जो हैं इतना पढ़ लिख जाते हैं तो फिर देखने में लगे भी तो कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो इतने वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। माँ बाप ने बचपन में कैसे ट्रीट किया है, रिश्तेदारों ने आपको कैसे ट्रीट किया, फॉरगेट इट। अब आप बड़े हो गए हैं, आपके पास शऊर है और आपने अपने आप को देखना है। आपने अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने आप को खुद पैम्पर करना है। आप अपनी क्वीन खुद हैं, किसी की नहीं है, ना माँ की है ना बाप की है। आगे जाके अल्लाह ताला आप सबके नसीब बहुत अच्छे करे, आपको बहुत मोहब्बत करने वाले ससुराल वाले और ख़ानदान मिले, हस्बैंड अच्छा मिले। बट आप किसी के ऊपर क्यों डिपेंड करेंगे? आप क्यों सोचें कोई आपको पैम्पर करेगा? आपको कोई पैम्पर नहीं करेगा, आपने अपने आप को खुद पैम्पर करना है। आपने अपने दिन में 20 मिनट अपने लिए लाजमी निकालने, 20 मिनट्स।
अब वो कैसे निकालने ना, वो मैं एंड में तुम लोगों को टिप्स दूंगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपको जब आप देखें, अगर आप किसी नए कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ के न्यू स्टूडेंट्स भी आपको जज करते हैं। आपने एक बात नोट की है कि जब आप फर्स्ट डे अपने नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर आपके सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आपको टीज़ करते हैं, वो आपके साथ बड़ी शुगल मेला सा लग जाता है। तो उसमें आपकी पर्सनालिटी बड़ी काउंट करती है। अगला आपके साथ मजाक सोच समझ के करता है। अगर आप उसको लगेंगे चले मल्ले तो वो तो आपसे मजाक करेगा, उसको पता होगा कि मैं इसको टीज़ करूँगा, ये टीज़ हो जाएगा, मुझे मज़ा आएगा। ठीक है, आपने टीज़ नहीं होना। तो ये आपकी जो है ना क्लीनलीनेस और हाइजीन जो है ना, वो आपको रुतबा दे देती है, आपको एक ठहराव, आपकी ज़िंदगी में एक रुतबा मकाम दे देती है। आपकी अपीयरेंस कंप्लीट ही नहीं होती है क्लीनलीनेस के बगैर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आपको जज करता है आपका स्टाफ पहले दिन से ही। मैं सब बच्चों को एक बात समझाती हूँ, सबसे पहले तो जब आप किसी सीनियर पोस्ट पे हायर किए जाते हैं ना, तो आप अपनी क्लीनलीनेस, हाइजीन और अपने अपीयरेंस का तो ऑफ कोर्स ध्यान आपने रखना ही रखना है, क्योंकि उसी के लिए तो हम इकट्ठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। बट आपने अपनी ज़ुबान का बहुत ध्यान रखना है। आपने उनको जाते साथ ही बता देना है, बेटा आप मेरे जूनियर हैं। वो आप उनको जाकर कहेंगे, जाके कहोगे बेटा आप मेरे जूनियर हैं, मेरे से तमीज़ से बात करें, नहीं ना। तो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक मैसेज देना है उनको, आपका एक लेवल होगा। आपने सॉलिड कपड़े पहनने हैं, एक ही टोन के कपड़े होंगे ऊपर से लेके नीचे तक। आपने बंद शूज़ पहने होंगे जिसकी थोड़ी सी हील होगी। आपका मेकअप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, आपके बाल बड़े अच्छे बने हुए होंगे। डिस्ट्रैक्शन का मौका आपने नहीं देना। कोई फजूल किस्म का लिपस्टिक का कलर आपने नहीं लगाना, कोई प्रिंट नहीं पहनना, कोई कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट की तरफ नहीं जाना। अभी बच्चे हो ना, अभी तो ठीक है, अभी सब चल रहा है, लेकिन आप सीख रहे हो, अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। शुरू में ऑफ कोर्स यू आर अ गर्ल, आपको कलर्स अच्छे लगते हैं। आप जब बड़े मर्दाना रंगों में जाएंगे तो आपको वो रंग अच्छे नहीं लगेंगे, आपके दिल को अपील नहीं करेंगे। मुझे बड़े ताने सुनने को मिलते हैं कि मैं तो मर्दाना ही हो गई हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक ऐसा है, मैं आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहती हूँ। आपने अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने सॉलिड कलर के कपड़े पहनने हैं, मेकअप का इस्तेमाल कम करना है। क्यों? क्योंकि अगले बंदे को, जो आपका स्टाफ मेंबर है, उसको डिस्ट्रैक्शन का मौका नहीं देना। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पहले दिन अगर कहीं जाते हैं जॉब के लिए तो कोई आपको देखकर मजाक से हंसे। हमें पता है ना, लोग दो तरह से ही हंसते हैं, हमें पता चल जाता है। औरत को तो अल्लाह ताला ने वैसे ही बड़ा शाऊर दिया, या तो कोई आपको रिस्पेक्ट में स्माइल देता है और या कोई आपको मजाक उड़ाने के लिए स्माइल देता है। जब आपको कोई मजाक उड़ाने के लिए स्माइल देता है, आपको पता चल जाता है देयर इज़ समथिंग फिशी इन यू। कुछ आपने कुछ आज ऑकवर्ड कर लिया है, या तो आपका लिपस्टिक का कलर फजूल हो गया, या आपने कुछ प्रिंट ऐसा पहन लिया है जिसमें आप कार्टून लग रहे हैं। आपको खुद फीलिंग आ जाती है कि ये मुझे मजाक की नज़र से देख रहा है, या फिर आप बोलते ऐसे हैं, या फिर आपकी चाल में कुछ डिफरेंस पाया जाता है जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं है। तो उससे हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि अगला हमें डिस्ट्रैक्शन का बायस बन रहा है हमारे लिए। हम उसके लिए बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमने उसको डिस्ट्रैक्ट किया है कि वो मेरे कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहा, वो मेरे बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो मेरे कपड़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो मेरे मेकअप पे, मेरे बालों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन दोनों तरफ से हो रही है। आपने अपने स्टाफ को सबसे पहले जाकर तो यही बिहेवियर दे देना है कि आप उसके सीनियर हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं तो अपनी उम्र से बड़े लोगों को जाकर बेटा कहकर बात कर लेती हूँ। पहले जो है ना, लोग इस बात पे हंसा करते थे कि तुम क्या करती हो भाई, तुम जाते ही इतने बड़े बड़े भाइयों को बेटा कह देती हो। बात वो नहीं है, बात ये कि वो मेरा रुतबा और मकाम है। मेरे बेटा कहने से वो मेरी औलाद नहीं बन गया, ठीक है। औलाद तो जिसको मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरी औलाद की तरह है, तुम सब मेरी औलाद की तरह हो। लेकिन बात ये कि जब मैंने बेटा कहकर बात कर दी तो मैंने एक बाउंड्री मेंटेन कर दी है, ठीक है। बच्चे कहकर बात कर लो या बेटा कह के बात कर लो, इस तरह से बात करो कि अगले को अपनी बाउंड्रीज़ का पता चल जाए, उसको पता हो कि आप उम्र में मैच्योर हैं या नहीं है, लेकिन आप किरदार, अखलाक और रवैये में बहुत मैच्योर हैं, और वो बंदा आपके साथ किसी किस्म की एंकी पैंकी नहीं कर सकता। आपने अपनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से अपने आप को मैच्योर दिखाना है। गॉट इट?
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। परसेप्शन बेस्ड ऑन दीज क्वालिटीज़ दे कैन फॉर्म सोलली इन देयर माइंड्स फ्रॉम योर अपीयरेंस। अब बात आती है कि ये लोग आपको जज तो कर रहे हैं, बट अब वो जज क्या कर रहे हैं? 4 चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी क्लीनलीनेस और हाइजीन के लेवल से, आपके अपीयरेंस के लेवल से, ये 4 चीज़ें जो है ना मुझे समझ में आएंगी। मैं जज करूँगी आपका सोफिस्टिकेशन लेवल, आपका इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स अगर एक बच्चा मुझे 3 मुख्तलिफ रंगों में लिबास में मुलव्वस नज़र आएगा तो मैं सोचूंगी कि बड़ा चुलबुला सा बच्चा है, मैं एक परसेप्शन बैठाऊंगी, बड़ा क्रिएटिव सा है, इसको अच्छे लगते हैं रंग शंग पहनना। बट समटाइम्स लोग उसको कैरी भी नहीं कर पाते। कुछ ख़वातीन हैं जो इतनी उधेड़ उम्र को पहुंच जाती हैं, लेकिन जब वो शरारा गरारा पहनती हैं तो उनको प्यार करने का दिल करता है, क्योंकि उन्होंने कैरी इतना अच्छा किया होता है। उनकी शुरू से एक पर्सनैलिटी बिल्ड होती है और आप उनको शुरू से वैसे ही देख रहे होते हैं, तो सब लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। बट हम जैसे नॉर्मल लोग, हम ज़्यादा कलर्स कैरी नहीं कर सकते, हमें करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम अभी कामयाब नहीं ना हुए, हमने तो कामयाब होना है। तो हमें कामयाब होने की तैयारी करनी है। एक वो बंदा है ना जो कामयाब हो चुका है, आइंस्टाइन जो है, वो आपको एक पजामे में भी नज़र आएगा तो है तो वो आइंस्टाइन, उसने काम इतने बड़े कर दिए। बट अब हमें तो काम अच्छे करने के लिए अपनी पर्सनालिटी बनाना है। मैं तो चाहती हूँ ना मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ जाए। जो देखो मेरा तीसरा पॉइंट, क्रेडिबिलिटी और इंटेलिजेंस। मेरी सोफिस्टिकेशन से कोई भी अगला बंदा ना मेरी इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगा लेता है। 36 रंगों में कपड़े पहनकर जाऊंगी तो कोई मुझे इंटेलिजेंट नहीं समझेगा, वो कहेगा ये दिमाग से बिल्कुल पैदल है, पढ़ लिख गई है पर दिमाग नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये लिबास देखो क्या पहन कर आई, इसको पता ही नहीं कि लोग इसको कैसे देख रहे। समझ रहे हो मेरी बात? आपने क्रेडिबिलिटी बनानी है। हम लोगों ने सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप को क्रेडिबल बनाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस अदारे में काम करूँ मेरी पर्सनालिटी ऐसी हो कि जो मेरा एम्प्लॉयर है ना वो मुझे देखकर इम्प्रेस हो और कहे कि ये है वो बंदी जो मेरे अदारे का नाम रोशन कर सकती है। तो फिर तरक्की आपके लिए कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको आगे जाना ही जाना है। बट आपको पता है आप लच्छो बांदरी बनकर चले जाते हो। लिटरली मैं बताऊँ, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं। चलो मैं तुम लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं 92 न्यूज़ में काम करती थी, वहाँ पर मेरे अंडर काम करने के लिए एक बच्ची आई। भाई वो बच्ची आई काम करने के लिए और ब्रांडेड उसने कोई नई उसने जीन्स ली होगी, वो पहन कर आ गई। और जब वो चल रही है तो वो भूल गई कि यार वो जिस अदारे में काम करती है वो एक सीरियस अदारा है। आपकी बॉडी आपको इजाज़त नहीं दे रही है कि आपने जीन्स पहननी है। उस बच्ची ने जीन्स पहन लिया, पीछे उसके ब्रांड का टैग लटक रहा है, वो चल रही है और वो टैग मूव कर रहा है। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग, वो टैग मूव कर रहा है। अब आइडिया करो वो क्या लग रही थी। अच्छा, कैमरे में मुझे बुलाकर दिखाया गया जिस दिन उस बच्ची को फायर किया गया बेस्ड ऑन हर अटायर। ये एक बात नहीं है, सीरीज चलती आ रही थी, बट जिस दिन उसको फायर किया वो इस बात पे कि वो चलकर अंदर आ रही है, पीछे से टैग हिल रहा है। सारे चौकीदार और जो ओनर आए हुए थे, उनके जितने भी डाले के जो मेंबर्स थे, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो सब उनको देख रहे थे। बीबी जी चल रही हैं और सब हंस रहे हैं। तो फिर मुझे एचआर ने बताया कि हम उसको कई बार बता चुके हैं, उसके टायर के इश्यूज़ हैं, अदारा इजाज़त नहीं देता, बट शी इज़ नॉट मेंटेनिंग। उसका अटायर देखने वाला होता है, लोग उस पर हंस रहे होते हैं, और हमारे अदारे में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। मैं ना चाहते हुए भी, शी वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी वॉज़ वेरी डेडिकेटेड विद हर वर्क। मुझे ना चाहते हुए भी उस बच्ची को जो है ना वहाँ से देना पड़ा लेटर कि ये इश्यूज़ हैं जो मुझे एड्रेस किए गए हैं, तो मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। और ऐसा नहीं है कि वो मेरी जूनियर और मैंने उसको कभी समझाया नहीं। कुछ चीज़ें मुझे ऑकवर्ड लगती थी, मैं उसको बताती थी। बट ये इस तरह का जो सोफिस्टिकेशन लेवल है, क्या इसके साथ ये सोफिस्टिकेशन लेवल, ये वर्ड इसके साथ सूट करेगा? नहीं ना, क्योंकि आपने अट्रैक्शन ही इतनी डिस्ट्रैक्ट कर दी कि फिर अब आप बताएं कि आप ना तो क्रेडिबल रहे उस अदारे के लिए, ना आपका इंटेलिजेंस लेवल रहा, ना आप सोबर हैं, ना आप सब कुछ ज़ीरो हो गया। तो कोई एम्प्लॉयर आपको कभी भी चांस नहीं देता आगे जाने का जब तक कि आप प्रेजेंटेबल ना हो। सॉरी बट ये रियलिटी है। डायरेक्शन टुवर्ड्स सक्सेस, पर्सनैलिटी कांट बी चेंज इन अ डे और टू, इट नीड्स कॉन्स्टेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स इमेज बिल्डिंग एंड सक्सेस। दैट्स वेरी ट्रू। आप बिलीव करते हैं ना इस बात पे?
कोई एक दिन तो नहीं है ना कि एक दिन आप बड़े ग्रूम्ड होके आ गए और आप कह रहे हैं कि बस ठीक है। नहीं, आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है, आपके अटायर को फुली फोकस कर रहे होते हैं। आपकी सोच भी नहीं होती कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। जिस अदारे में आप काम कर रहे हैं, जिस अदारे में आप पढ़ रहे हैं, आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आप सोबर हैं, आपका हाइजीन लेवल हाई है, आपको नौकरी की तलाश करने की ना कोई ज़रूरत ही नहीं होती। आपका स्कूल कॉलेज ही आपको ऑफ़र कर देता है। उनको पता होता है कि यार ये शी इज़ टीचर फिगर, शी इज़ लाइक अ मदर फिगर, ये रिस्पेक्ट गेन कर सकती है। मैंने कई ऐसे अच्छे लोग देखे हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे, जो अपने से 2 साल 1 साल जूनियर को पढ़ा रहे होते हैं, उन्हीं के लेवल के होते हैं, उनसे अपनी बड़ी उम्र के लोग उनके साथ पढ़ रहे होते हैं, उनसे पढ़ रहे होते हैं। तो क्या है ये कि आपको लोग आपके अदारे में जहाँ पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे भी जज कर रहे हैं, और कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सर या तुम्हारी मैम तुम्हें उठा के आगे कहीं रिकमेंड कर देंगी, ये मेरी बच्ची है, इसको जॉब दें, ये बहुत रिमार्केबल पर्सनालिटी है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बच्ची, इसके साथ आपका होना चाहिए। तो क्या है कि आपके जॉब के रास्ते भी खुलना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ गई? पता है, ये बड़ी लोगों को मेरी ये जो है ना, वो जो मैं कहती हूँ ना, लोगों को ये मेरी बात शायद कभी कभार ना अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कहाँ की बात कहाँ से मिला रही है। बट मैं एक एग्जांपल दूँ कि इंसान की जो सक्सेस की स्टोरी है ना, वो बिल्कुल ऐसे है जिस तरह एक चावल का दाना है। आप सोच रहे होगे कि इसका क्या तुक है, आता है ना ज़हन में। चावल का दाना होता है छिलके समेत। अगर वो छिलके समेत होता है तो उसको बनाने में भिगोया बहुत देर तक जाता है, फिर उसको एक दफ़ा उबाला जाता है, फिर उसको दोबारा उबाला जाता है, तब जाके ब्राउन राइस बनकर सामने आता है। आम चावल है, पॉलिश्ड चावल, मैं वर्ड यूज़ करूँगी। सेम यही पर्सनालिटी का हाल है, थोड़ी देर भिगोया और बनकर तैयार। बिल्कुल ऐसे सक्सेस में आपकी पर्सनालिटी का रोल है। अगर आप पॉलिश्ड है ना, तो आपको ओवर स्ट्रगल करनी ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप पॉलिश्ड हैं। अगर आप पॉलिश्ड नहीं है तो सीखने में 10 साल लग जाएंगे, तो तरक्की तुमने क्या खाक करनी है? समझ रहे हो मेरी बात? एस्पेक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन ग्रूमिंग, ठीक है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हम ये सबको पती हैं बातें, लेकिन हम कुछ इसके ऊपर ज़रूर डिटेल में बात करेंगे। हमारे एस्पेक्ट्स जिनके बारे में हम सोचते हैं कि जी हमारी ग्रूमिंग और हमारी हाइजीन दिखती है, किन बेसिस पे दिखती है? आपके दांत, आपकी ड्रेसिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपके बाल, आपके बॉडी यानी बॉडी में परफ्यूम्ड क्लीन, यानी आपने शावर लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ। हैंड्स एंड फुट से लोग बहुत अंदाज़ा लगाते हैं। अब तो बल्कि तुम लोगों की शादियों का भी टाइम करीब आ रहा है, तो तुम लोगों को पता है हमारी जो माएँ हैं ना, वो कहती हैं कि लड़की के सुघड़ होने का अंदाज़ा ना उसके हाथ और पाँव से लगाया जाता है। वैसे तो पता चल जाता है बच्चों को देख के, लेकिन अभी भी वो ज़माना चल रहा है, रिश्ता देखने नानियाँ दादियाँ भी साथ आ सकती हैं। सो अपने आप को बड़ा नीट एंड क्लीन रखने की ज़रूरत है। नेल्स इम्पेकेबल, नीट एंड क्लीन नेल्स, इसके ऊपर भी बात करनी है। अच्छा, टीथ, खाली ब्रश करने की बात नहीं हो रही, टीथ की ओवरऑल मेंटेनेंस के ऊपर बात हो रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं कहती हूँ जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने की स्टार्ट कर देनी चाहिए कोशिश। तो कुछ बच्चे इस तरह के जिनके टीथ ख़राब होते हैं, कोई ऊपर नीचे होते हैं, ब्रेसल्स लगा लें। हर चीज़ का हल आपके पास है। हर बच्चा आजकल अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए साइड पे कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा होता है। थोड़ा बहुत अर्न करें, पेरेंट्स की सपोर्ट है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। अपने दांतों में ब्रेसल्स लगवाएं, उसको मैनेज करें। स्माइल अच्छी नहीं लगेगी तो फेस क्या अच्छा लगेगा? औरत की तो स्माइल ही सब कुछ है ना। तो अगर आपके लिप्स और आपके टीथ अच्छे नहीं है ना, तो फिर आप प्रोफेशनल नहीं लग रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर एक पे ये वक्त आता है, मुझ पे भी आया था। मेरा फ्रंट वाला जो दांत है ना, वो ख़राब हो गया। तो अब जब वो ख़राब हुआ तो उसको उन्होंने ग्राइंड किया, हाफ़ ग्राइंड किया। उसके बीच में मेरा सेशन आ गया, तो मैं नहीं जा रही थी सेशन पे। मैंने कहा ये ग्राइंड हुआ टीथ लेके मैं क्लीनलीनेस के ऊपर बात करूँगी, नेवर। सो मैं नहीं एड्रेस करने गई। मैंने उसके पीछे बड़ा लॉस भी उठाया। बट ये कि आपको ये बातें सोचनी पड़ती हैं कि मैं जिस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ, मैं उस चीज़ के मयार पे पूरा उतर रही हूँ कि नहीं उतर रही। अब मैं बात करूँ सॉलिड कपड़ों की और मैं पहन कर प्रिंटेड कपड़े आ जाऊँ, मुझे इससे भी इख्तलाफ है।
बड़ी सारी ख़वातीन मेरे साथ टीवी चैनल्स पे आती हैं, वो बात कर रही होती हैं ब्यूटी की, और अपने उनके मुंह के बुरे हालात होते हैं। बोटॉक्स की दुकान बनी होती हैं। एक ही जो आजकल ट्रेंड पड़ गया ना कि जी आप अपने चेहरे से ही खुश नहीं हैं। भाई लोग तो आपको बाद में एक्सेप्ट करेंगे, पहले तो आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और किसी का भी बोटॉक्स ज़रूरी नहीं कि कामयाब हो जाए। वो क्या लिप्स फिलर्स आ गए हैं और क्या कुछ आ गया है, मासूमियत ही ख़त्म हो जाती है। क्या ज़रूरत है फजूल? अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपको नवाजी है, क्या आप उससे खुश नहीं हैं? ठीक है, आप उसकी हाइजीन का ध्यान रख लें, बट अब आप एक्सटेंशंस लगा रही हैं, आप आईब्रोज बनवा रही हैं जाके, और कई बार ऐसा हुआ है, मेजॉरिटी मैंने देखा है, अच्छा होने की बजाय काम ख़राब हो गया। बड़ी एग्जांपल्स हैं आपकी, ये जो यहाँ पे महविश हयात हमारी, अब एक्टर बता सकती हूँ क्योंकि आप लोग उसको जानते हैं। उसने बोटॉक्स कराया तो वो अल्लाह माफ़ करे वो क्या लग रही थी, उसके चेहरे पे सूट नहीं कर रहा था। बट उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं अपने बोटॉक्स के लिए गई तो मुझे ये कहा गया कि तुम्हारा फेस शेप ओवल है तो तुम्हारे होंठ छोटे हैं। भाई अगले ने तो अपना चूरन बेचना है, वो तो आपको कहेगा ओवल फेस शेप है, बड़े बड़े होंठ अच्छे लगते हैं, और मैं फंस गई। तो क्या हुआ? अब वापस तो नहीं आप सिरिंजों से उसको वापस कर सकते। कम से कम 6 महीने उस बेचारी ने ना वो बुलडॉग फेस के साथ गुजारा है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अगला बंदा है वो आपको सही सजेशन दे रहा है। आप गए हैं बोटॉक्स कराने या कुछ, आप अपनी रिसर्च पूरी करके जाएं, आपके फेस के ऊपर बोटॉक्स सूट करेगा कि नहीं। नाक को शेप दे रहे हैं, जॉस को शेप दे रहे हैं, भाई थोड़ी एक्सरसाइज करके जॉ कम कर लो। अल्लाह ताला ने तो एक लेवल बनाया है ना, उसको पता है क्या मेंटेनेंस का लेवल है। आप जाके आर्टिफिशियल चीज़ें लेके अडॉप्ट करें, बिग नो नो फॉर दैट। कोई ज़रूरत नहीं आपको लिप फिलर्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ जाने की। बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, स्किन कैंसर्स हो रहे हैं। स्किन कैंसर्स को छोड़ें, औरतों के अपने बड़े मसाइल होते हैं, आप लोगों को पता है। उन चीज़ों का आपके लिप फिलर से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है। बीमारियां ऐसी ऐसी निकल रही है, क्या होती है? केमिकल रिएक्शन हो गया। ज़ाहिर वो चीज़ आप इनहेल करते हैं ना, जब केमिकल, जब चीज़ें आपको लगाई जाती हैं वो आप इनहेल कर रहे हैं, वो अंदर जाके आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। बहरहाल, लेकिन ये जो हम टीथ की बात कर रहे हैं, टीथ में फिलर्स वगैरह नहीं है, वो आपने उसको लेवल मेंटेन करना ही करना है। दांत टूट गए, उसको आपने सही करना ही करना है। टूथपेस्ट आपने की होगी, आपको स्माइल करते हुए भी खुद अच्छा लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके दांत ख़राब हो रहे हैं तो आप फ़ौरन उसकी केयर करें। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रेजेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लो जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो है नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग। अब तुम लोग सोचोगे नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग, सबको पता है नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग होनी चाहिए, बट क्या है नीटनेस? मुझे कौन बताएगा नीटनेस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? बेटा आपके ख्याल में नीट एंड क्लीन क्लोथ क्या है? कपड़े आपके साफ हो, खुशबूदार हो, हाँ, और वेल मेंटेन्ड हो, प्रेस्ड हो, हाँ, कहीं से फटे ना हो, कहीं से कोई टुक वगैरह ना लगा हो, और आपकी अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। आपकी अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हो। ये भी देख लो, उसमें आता है। ठीक है, आपके ख्याल में क्या है नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग? स्पॉटलेस हो, वेल क्रीज्ड हो, अगर ट्राउज़र पहना हुआ तो उसकी क्रीज बनी हो। देखो ये क्लीनलीनेस में आती है चीज़, कि आपने जो चीज़ पहनी है वो फिटिंग के मुताबिक हो, वेल क्रीज्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो, और उसमें खुशबू हो। ये खुशबू वाली भी अभी हम बात करेंगे। वेल ग्रूम्ड हेयर। अच्छा बेटा, एक लिमिट होती है आपके हेयर की कि आप उसको लूज़ छोड़ सकते हैं या नहीं। मैंने बड़ी बड़ी बच्चियां देखी, इवन के ना बहुत सारे जो हमारे बैंक्स हैं, मैं वहाँ पे देखती हूँ कि लड़कियाँ इतने इतने लंबे बाल होते हैं, उसको खुला छोड़ के आई होती। शदीद गर्मी पड़ी, उन्होंने बाल खुले छोड़े हुए, क्योंकि ये मिथ है। हमें ऐसा लगता है कि बालों का फैशन तभी होता है जब हमारे बाल लंबे और खुले हुए हों। बाल बंद भी अच्छे लगते हैं। अब ये देखो मैंने पिक्चर्स जो आपको दी हैं, क्या इनमें ये प्यारी नहीं लग रही? कितनी नीट एंड क्लीन पर्सनालिटीज़ लग रही हैं। बालों की अगर तो आपकी लेंथ छोटी, आप खुले छोड़ सकते हैं, बट अगर बड़े बाल हैं तो आप उसका डिसेंट सा जूड़ा बनाएं, आप उसकी पोनी टेल ऊंची से कर लें, आपके सिमटे हुए बाल अच्छे लगते हैं। अब ये देखो ना, क्लीन एंड परफ्यूम बॉडी। भाई क्लीन एंड परफ्यूम बॉडी का मतलब ये नहीं है कि तुम समझो कि परफ्यूम लगाया मैं नीट। अबाया पहनने का मतलब ये नहीं है कि तुमने 10 दिन तक अंदर के कपड़े चेंज नहीं करने क्योंकि मैंने तो अबाया पहनना है। क्लीन का वर्ड ये नहीं है कि आपने अबाया पहना, उसके ऊपर परफ्यूम लगाई, अंदर बसें छोड़ा है जिस्म।
सॉरी कसम से ऐसे होता है ना, कुछ लोगों को देखा है ना, वो एक अबाया, अबाया आपका सिग्नेचर लुक है, खुदा का वास्ता है अबाया को इज्जत दें। जिस तरह आप लिबास बनाती हैं और पहनती हैं उसी तरह आप अबाया बनाएं और पहने, अबायास भी चेंज कर कर के पहने, बजाय इसके एक काला अबाया बना लिया और उसमें आप कहेंगे मैं 6 साल भी गुजार दूंगी तो चलेगा, परफ्यूम ही लगानी है ऊपर। और कई बच्चे मैंने ऐसे देखे वो अबायास वॉश नहीं करते, वो एक ही अबाया पकड़ लिया है, वो 6-6 दिन तक जा रहा है। अबाया इतनी स्टिंक एडॉप्ट करता है, उसकी रीज़न ये कि उसका फैब्रिक ही बड़ा कह लें कि जालिम होता है। इसका फैब्रिक ज़्यादातर होता है डबल जॉर्जेट, ट्रिपल जॉर्जेट। डबल जॉर्जेट, ट्रिपल जॉर्जेट जब जिस्म पे आती है तो उसमें इतनी जल्दी स्मेल पैदा होती है ना, ये आप सबको पता है। तो क्या है कि अगर आपने पहनना है अबाया तो कम से कम उसकी हाइजीन का ध्यान रखना है। आपने अंदर के कपड़े रोज़ चेंज करने हैं, शावर आपने रोज़ लेना है। गर्मियों में तो आप 2 दफ़ा लें, मैं आपको बताऊं, सुबह भी लें, रात को सोने से पहले भी लें। जब आप रात को सोते हैं ना तो आपके जो जिस्म है उसमें से एक वैसे ही इतना ज़्यादा स्टिंक और इतना स्वेटिंग सी होती है तो उसकी स्मेल आपके जिस्म में आ जाती है। बेहतर ये होता है कि आप माहौल अच्छा रखें। माहौल अच्छा रखने के लिए आपको अपनी बॉडी क्लीन करने के बाद परफ्यूम अप्लाई करनी है, ना कि पता चले गंदे जिस्म के उत्ते तुसी परफ्यूम ला लेता है, वो अब 2-2 स्मेलें मिक्स हो गई हैं, वो बेचारी परफ्यूम भी, हाँ, परफ्यूम के बाद एक और अच्छी सी बदबू पैदा हो जाती है। सो ये बड़ा देखने वाला है कि क्लीन जिस्म के ऊपर परफ्यूम लगती है, बू मुकाने के लिए परफ्यूम नहीं लगती, वो एक नई बू तैयार हो जाती है। ऐसे ही है ना। अच्छा जनाब, ये है जनाब नीट हैंड्स एंड फुट। इसकी मैं आपको पूरी जो है ना वो एक मज़ेदार सी बात बताऊं। नॉर्मली क्या होता है कि ओपन शूज़ पहने जाते हैं, ओपन शूज़ बच्चियां पहन रही होती हैं, गर्मियाँ हैं, गर्मी तो है, लेकिन जब आप ओपन शूज़ पहनते हो तो आपकी एड़ियाँ पीछे से फट जाती हैं। तो उसके लिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपने बंद जूते पहनने, और रात को आपने एक और काम करना है, जैसा मैं कही थी ना, मैं आपको एंड में टिप्स भी साथ साथ दूंगी। आप लोगों ने ना एक बात अपने जहन में बिठानी है, एक चीज़ होती है रिफ्लेक्सोलॉजी। सारे बच्चे ना इसके बारे में पढ़ेंगे, लिखें रिफ्लेक्सोलॉजी। अब रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ। रिफ्लेक्सोलॉजी कहती है कि जो हमारे फुट है, जो हमारा पाँव है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा भी ऑफ कोर्स, लेकिन उसका जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है, उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। आपको नींद नहीं आ रही, डजंट मैटर, रात को सोने से पहले पाँव धोएं और उसके उन प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर आप मसाज कर लें, आपको रात को नींद अच्छी आ जाएगी। ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, डजंट मैटर, पाँव धो अच्छे तरीके से, झावे के साथ धो लो, पाँव की मालिश कर लो। यू नेवर नो वो कौन सा प्रेशर पॉइंट है, ये आप पढ़ेंगे। आप सब बच्चों की नेक्स्ट असाइनमेंट है, आप लोग लिखें बेटा मुझे ये असाइनमेंट ना नेक्स्ट वीक तक चाहिए, नेक्स्ट वीक सैटरडे तक सबमिट करा दे सारे बच्चे। ठीक है, ग्रुप बना हुआ ना हमारा, ग्रुप में आप लोगों ने डाल देना है। आपने उसको मुझे बताना है कि आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, उसके लिए रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंगली कौन सा पार्ट जो है वो सही है और उसको आपने किस तरीके से मालिश करना है, उसकी मसाज आप कैसे करते हैं, विद पिक्चर्स आपने ये असाइनमेंट करनी है। अब आप इसको पावर पॉइंट पे भी बना सकते हैं, वेल एंड गुड, 3-4 स्लाइड्स बनेंगी, आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब रिफ्लेक्सोलॉजी कहती है कि जी आपको नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मुझ पे मसाज करें। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मुझ पे मसाज करें। फिर वो कहती है कि अच्छा आपका शुगर और बीपी हाई जा रहा है, वो आपके किडनी सही काम नहीं कर रहे, यू नेम इट, कोई ऑर्गन आपकी बॉडी का जो है ना वो काम नहीं कर रहा, तो आपको रिफ्लेक्सोलॉजी एक ही बात कहती है कि रात को सोने से पहले पाँव धो लें और मसाज कर लें। मसाज के लिए आपके पास वेज़लीन, वो भी जो होती है ना फ्रेगरेंस फ्री पेट्रोलियम जेली, वेज़लीन आई थिंक इट्स अ ब्रांड, आपने वो जिसमें कोई खुशबू नहीं होगी, आपने वो लेनी है थोड़ी सी, उसके अंदर आपने डालने हैं चंद काशे ज़ाफ़रान के। आप लोगों को अवेलेबल है ज़ाफ़रान, 2-3 नहीं है कोई बात नहीं, ना लो, अगर है वेल एंड गुड।
हाँ, बट किसी खुशबू वाली वैसलीन की सजेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि खुशबुओं का अपना एक केमिकल होता है, वो आपको वो वाला रिएक्शन दे देगा जो आपको नहीं चाहिए। सो आपने रात को हर चीज़ आपने अपनी करने के लिए ना रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर आपने फोकस करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी नींद अच्छी होती है, दूसरा आपके सारे ऑर्गन्स एक्टिव होकर अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है। आप खाना खाते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है और वो आपको फ़ायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता। आप लोगों का बीपी, आप लोगों का शुगर, हर चीज़ आपकी जो है ना वो मेनटेन हो जाती है। सो आपने रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और इसकी अपीयरेंस के हवाले से बात की जाए तो जो फटी हुई एड़ियाँ हैं या जो आपके हो जाती है ना, स्किन हार्ड हो जाती है, ये सारी चीज़ों से आप बचे रहते हैं। वैसलीन आपके जो फुट है उसको एक तो मॉइस्चराइज रखती है, आपकी स्किन बहुत क्लियर लगना शुरू हो जाती है, इवन कलर हो जाता है उसका। जो पाँव के नीचे कोई हार्डनेस आ रही होती है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई फंगस वगैरह हो रही होती है, हर चीज़ को जो है ना वो कंट्रोल करती है। दूसरी रेमेडी ऑफ फुट केयर इज़ कि आप कभी कभार, रोज़ तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कभी कभार एटलीस्ट, अभी तो तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग जब 40+ हो गए तब तुम लोगों को केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग नीम गर्म पानी के अंदर सोडा भर के डालो 1 से 2 चम्मच, और उसी में 1 से 2 चम्मच आप नमक डाल दो और फिर उसमें पाँव डिप करके बैठ जाओ। ये काम आप पता है किस वक्त कर सकते हो? आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से घर गए हो, आपने जाके जल्दी से गर्म पानी रखा, आजकल गीज़र का पानी सबको अवेलेबल है, नहीं है, केटल में पानी गर्म करो या पैन में गर्म करो, नॉर्मल पानी में ऐड करो, देखो तुम्हें टेम्परेचर ठीक लग रहा है, नीम गर्म पानी है, उसके अंदर ढेर सारा तुम 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून सोडा डाल दो, 1 टेबलस्पून भर के नमक डाल दो, उसमें पाँव रख के बैठ जाओ। अब उतनी देर में तुम कोई ड्रामा क्लिप देख रहे हो या आप कुछ खा रहे हो या आप कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ लो ज़्यादा बेहतर है बजाय खाने के। कोई मैगज़ीन पढ़ लिया, वो आपको 10 से 15 मिनट अपने लिए मिल जाएंगे। ये करना आपके लिए बड़ा मुवाफ़िक होगा। उसकी रीज़न ये कि ये आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है। जैसे ही आप अपने पाँव डालते हैं ना पानी के अंदर। दूसरी रेमेडी ये, अगर आपको थकान है और आपके सर में दर्द आपको महसूस हो रहा है, जो कि सेज में होता है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए, स्ट्रेस हुए हुआ है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपने पानी गर्म नहीं लेना, फिर आपने पानी ठंडा लेना है। डालना उसमें भी आपने नमक ही है, डालना उसमें भी आपने सोडा ही है। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे जो है ना बीपी का शिकार बड़ी अर्ली एज पे हो जाते हैं, तो जो बच्चे बीपी का शिकार हैं वो नमक नहीं डालेंगे, वो खाली सोडा डालेंगे, ठीक है। छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं और आप देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी कि आप अपने फुट की केयर शुरू कर दें, आपके जिस्म के सारे ऑर्गन्स जो है ना वो तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। अब ये आप सब लोगों ने करना है, ये मी टाइम आपने निकालना है, कोई आपको पैम्पर नहीं करेगा, आपने अपने आप को खुद करना है। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने हाथों की केयर करनी है। हाथों की केयर करने के लिए आप रात को सोने से पहले हाथ मुंह पाँव तो धोते हैं, नहाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आपने हाथ मुंह और पाँव, ये आपकी 3 ऐसे जगह हैं जिन पे आपने ना मॉइस्चराइज़र अच्छा लगाना है। और मैं आपको ना गारंटी के साथ कह सकती हूँ, वैसलीन से अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है, वैसलीन से बेस्ट कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है। और सुबह घर से निकलते हुए फेस केयर कैसे करनी है? सन ब्लॉक लगाना है। उस दिन भी मैं कह रही थी कि मैं रिवाज वालों से कहूँ कि मैंने तुम लोगों की बड़ी प्रमोशन कर ली है, मेरी एक्स्ट्रा तनख्वाह लगा दो क्योंकि मैं हर सेशन में ये बात करती हूँ। मैंने बहुत सारे सन ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, बट जो इसका है ना रिवाज का सन ब्लॉक, वो बहुत अच्छा है। SPF 60 है, SPF 90 है, आपके लिए 60 ठीक है। आपने अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में ज़्यादा ओपन में फिरते हो तो फिर आपके लिए 90 ज़्यादा अच्छा है, पर ठीक है सन ब्लॉक लगाना बड़ा ज़रूरी है सुबह के टाइम पे। आप इमेजिन करेंगे, मैं घर से मेकअप नहीं करके निकलती, मैं सन ब्लॉक लगाती हूँ, उसके बाद फेस पाउडर लगाती हूँ, मेरा मेकअप हो जाता है। उसके बाद आप हल्का सा ब्लश कर लें, कुछ भी कर लें, आपको बेसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप, तुम लोग की तो स्किन इतनी फ्रेश है और तुम खुदा का वास्ता है मेकअप से दूर रहना, दफ़ा करो, कुछ नहीं रखा हुआ इसमें। वक्त से पहले मैच्योरिटी आ जाती है, वक्त से पहले फाइन लाइंस आ जाती हैं। सो मेकअप कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेल कलर्स फॉर प्रोफेशनल, इसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले हम ना थोड़ी सी नेल्स की केयर की बात कर लें। नेल्स जब आपके टूटना शुरू होते हैं, जब ख़राब होना शुरू होते हैं ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके अंदर ना कैल्शियम की कमी हो रही है। मेरे अंदर भी होते हैं, जब मेरे ज़रा से नाखून बढ़ते हैं ना तो मेरे साथ ही ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कैल्शियम की कमी है।
लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं और आगे जाके वो बहुत नुकसान का बायस बनती है। तो लड़कियों के लिए हर चीज़ बड़ी सेंसिटिव है। अगर तो नाखून नहीं टूट रहे, नाखून हेल्दी है ना, तो इसका मतलब कैल्शियम पूरा अच्छा है। अगर टूट रहे हैं तो कैल्शियम लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सही है और आप ये कहें जी मैं तो कैल्शियम की गोली खाऊंगी, स्किन के लिए अच्छी है, फलां चीज़ के लिए अच्छी है, तो बिग नो नो। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है ना, जब वो अपनी हद से ज़्यादा पहुंचता है ना, ये मुझे बात परसों पता चली है, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। जब वो डिपॉजिट होता है तो वो गिल्टियों की शक्ल इख्तियार करता है। वो गिल्टियाँ सिस्ट की शक्ल इख्तियार करके कैंसर बन जाती है। सो हर चीज़ में मयाना रबी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम का अगर मैंने कहा तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे जाते ही कैल्शियम पीना शुरू कर दें। अपने नाखून से अंदाज़ा लगा लें कैल्शियम की कमी है, टेस्ट करा लो, कैल्शियम के टेस्ट होते हैं। अगर ज़रूरत है तो फिर पीना शुरू करो। तो ये आपकी नेल केयर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके नेल्स जो है ना वो ऐसे नहीं होने चाहिए, प्रॉपर शेप्ड होने चाहिए। और खुदा का वास्ता है अपनी साइड टेबल के ऊपर ना नेल रिमूवर रखा करो, क्योंकि हम लोग नहीं रह सकते नेल कलर्स लगाने से। हमें कभी कभार दिल करता है, कभी कभार तो हम हो जाते हैं ना नीट एंड क्लीन, लेकिन फिर कभी दिल करता है कि नहीं यार लगा लेते हैं, अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा लगता है। तो क्या है कि आपने जिस वक्त नेल पॉलिश लगाई है, घर गए फ़ौरन उतार दें, लगे रहने देने वाला कोई सवाल नहीं। ख़ास तौर पे इतना अनहाइजेनिक, इतना बुरा लगता है। आपने देखा है, अक्सर आप देखेंगे अपनी 7 बैच की लड़कियों में आधी नेल पॉलिश लगी हुई है, आधी उतरी हुई है, अनइवन हुई हुई है। वो देखते हैं ना आपको तो हाथ ही बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। सो आप अपने नेल रिमूवर्स अपने पास रखा करें। आजकल तो बड़े अच्छे आ गए हुए हैं, उसमें वो भी होता है, विटामिन सी भी मिला होता है, विटामिन ई भी होता है। फ़ौरन जाके जो है ना अपने नाखून साफ़ कर लिए, अपने नाखून काटे, नीट किए, आपको इतना क्लीनलीनेस का एहसास होता है ना, और आपके नेल्स की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये आपको मैंने अब जो कलर्स दिखाए ना, ये आपके प्रोफेशनल कलर्स हैं। आपने जब अपने ऑफिस जाना है, हाँ अगर तो आप लाइमलाइट में हैं, आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप एड्रेस करने जा रहे हैं, आप स्पीकर हैं, तो फिर इनसे अच्छा कलर कोई नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप आर्टिस्टिक हैं, आपने इस मीडिया में आना है, आपका कोई काम है, लोग आपको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर आप मल्टीपल कलर्स लगा सकते हैं। बट खुदा का वास्ता है पिंक और रेड मैं कभी अलाउ नहीं करती, क्योंकि पिंक और रेड जितना को क्या कहना चाहिए आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना, अगला बात कर रहा है आप उसके नाखून देख रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपकी नज़र उसके नाखून पे जा रही होती है। क्योंकि रेड कलर जो है ना वो एक बड़ा शार्प कलर है, पॉपी कलर है, आई कैची, ख़तरे की निशानी है ना। तो क्या ज़रूरत है इतना ख़तरा मोल लेने की, अवॉइड करो। अच्छा, शावर की बात हम लोगों ने कर ली थी, मतलब शावर आपको डेली लेना है, 2 दफ़ा लेना है, ये आपके हाइजीन के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो टिप्स एंड ट्रिक्स में मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस हवाले से करूँगी, क्योंकि अब आप लोग प्रोफेशनल होने जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में ही हो ना सारे बच्चे, तो आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है, अपनी वार्डरोब चेंज करना शुरू करें। वार्डरोब चेंज करना शुरू करें अभी से, सॉलिड कलर्स में आ जाएं, सेल्फ प्रिंट्स में आ जाएं। और अगर आपको पता है ना कि आपने 2 दिन के बाद किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए जाना है, उससे 2 दिन पहले अपना सूट निकालें, उसको ओवरऑल चेक करें। वो नया स्टिच होकर भी आया तो उसको चेक करें, कहीं उसमें कोई टुक तो नहीं लगा हुआ, कहीं उसके ऊपर धागे तो नहीं लगे हुए, कहीं वो उसके ऊपर कोई स्पॉट तो नहीं है, कहीं उसका रंग कहीं से फेड तो नहीं हुआ हुआ। 2 दिन पहले आपने ना चेक एंड बैलेंस रखना है अपने लिबास का। आपने उसको प्रॉपर्ली स्टिच्ड है, उसको पहन के देख लें आपकी फ़िटिंग के मुताबिक है। ऐसा तो नहीं आप पहनेंगे तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी क्लीनलीनेस में चीज़ें आती है, स्मेल तो नहीं आ रही। एक बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े जाते हैं आप उठा के बाज़ार से लाते हैं, आपको नहीं पता वो कब का मार्केट में आया होता है, किस किस हाथ को लगा होता है। फिर आप उसको उठाते हैं और उठा के बड़ी हद श्रिंक करते होंगे घर में, फिर आप उसको दर्जी को दे देते हैं। आपको नहीं पता जो दर्जी सी रहे हैं कितने दर्जियों के हाथ लगे। जब आपका नया सूट आपके पास आए, सबसे पहले उसको वॉश करें। ये आपके हाइजीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। नया सूट आता है उठा के पहन लेते हैं। आप यकीन करें, मेरा ये ड्रेस परसों सिल के आया है, मैंने कल इसको वॉश किया है,
रात को मैंने इसको प्रेस किया है, सुबह उठ के मैंने फिर फ्रेश प्रेस किया है, देन मैंने इसको पहना है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेके बड़ी साइको हो जाती हूँ। आपको नहीं पता है आपने जिस दर्जन को दिया है उससे कहाँ रख के सी है, कैसे सी है, किस किस के हाथ लगे। क्लीनलीनेस और हाइजीन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे लिबास आए उसको वॉश करें, ठीक है। अच्छा, वॉश करने का भी तरीका, ये ज़्यादा सर्फ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कपड़े का शाइन और उसकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हल्का सा आप उसमें डालें और आप उसको प्रॉपर्ली खुले पानी से वॉश करें और फिर बाद में प्रेस करें। टिप्स एंड ट्रिक्स में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये कि आपके जो लिबास है उसकी खुशबू के बारे में मैंने बात की थी कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने वॉश नहीं किया हुआ और आप उसके ऊपर परफ्यूम लगा रहे हैं, ये आपने नहीं करना। अपने हाथों का आपने ध्यान रखना है, नेल्स का ध्यान रखना है, टीथ का ध्यान रखना है, बालों का ध्यान रखना है। बालों के लिए जो है मसाज बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार आप कोशिश करें कि अपने सर का मसाज ज़रूर करवाया करें प्रॉपर तरीके से। अम्मा को कहें, दादों को कहें, नानों को कहें, जो बड़ा आपके पास है आप उसको कहें कि मैं आपका मसाज करती हूँ, आप मेरा मसाज कर दें। बार्टर सिस्टम पे काम करें, विन विन सिचुएशन। अम्मा को कहें मैं आपके सर पे लगाती हूँ, आप मेरे सर पे लगाएं, ठीक है ना। तो उनको होगा मुझे भी तो सुकून मिलेगा ना, चलो फिर मैं भी तुम्हें सुकून, और कहना अच्छे से करना, फिर वैसे ही करूँगी मैं भी। तो ये जो है ना हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। हाइजीन में हम एक चीज़ को मिस कर गए थे जो पिक्चर्स नहीं है, बट ये मिस होने वाली चीज़ें शूज़। हाइजीन में गर्मियाँ आ रही हैं, शूज़ में से स्टिंक आती है, आपके पाँव में पसीना आता है और आपको स्मेल आ रही होती है। उसका बेहतरीन इलाज ये है, एक तो अपने पाँव को अच्छे से वॉश रखना है आपने। अगर आपने रात को वेज़लीन का मसाज किया और आप सो गए हैं तो सुबह उठ के आपने अच्छे से साबुन से ना अपने पाँव को वॉश करना है, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को डिहाइड्रेटेड करते हैं तो आपके पाँव में से पसीना निकलता है बहुत ज़्यादा। जिसम में पानी कहीं से तो निकलेगा, तो जब पसीना निकलता है तो उससे स्मेल पैदा होती है। शूज़ जब आप लेने जाते हैं ना तो आप प्लीज़ उसको चेक किया करें कि उसके अंदर लेदर तो नहीं लगा हुआ। अगर उसके अंदर लेदर लगा हुआ है तो वो स्मेल करेगा। अगर उसके अंदर रैक्सियन या कोई और फैब्रिक है, पूछें, सवाल करें। सवाल करना एक बहुत अच्छी आदत है। कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, अपने उनसे बात करें। अंडरगारमेंट्स का डेली बेसिस पे चेंज करना, उनका साफ़ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा स्किन कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इधर आप 40+ होते हैं और ये रेशियो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम लोग अपने अंडरगारमेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं कर रहे होते। सो ये मैं बच्चियों को कहती हूँ प्लीज़ ये अवॉइड करने वाली चीज़ है। जिस तरह हम लिबास बदलते हैं वैसे ही अंडरगारमेंट्स आपने बदलने। हाइजीन का ध्यान रखना है तो हाइजीन यहाँ से शुरू होती है। फिर आप देखें आपको वैक्स होने वाली है, जो भी आप अपनी बॉडी को क्लियर रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जितना हाइड्रेट रखेंगे उतनी स्मेल जिस्म में से कम आएगी। कुछ तो मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं ना, आप दवाइयाँ ऐसी खा रहे होते हैं कि आपके जिस्म में से आती, लेकिन हर चीज़ का इलाज है। बेस्ट इलाज है कि आप अपनी बॉडी को सोडे वाले पानी में सोक करें। वो जो आपका होता है ना बाथ टब, उसमें आप ढेर सारा सोडा डालें, कुछ देर के लिए ना बॉडी को उसमें आप डिप कर लें और बाद में आप नहा लें खुले पानी से। तो इससे आपके जिस्म में जो भी स्मेल होती है और इससे आप बच भी सकते हैं। अगर आपके अंदर स्मेल नहीं आती और आप कहते हैं जी मैं चाहता भी हूँ कि इन फ्यूचर ना आए, तो आप अपने बॉडी पे सोडे का अप्लाई ज़रूर करें। आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, आपको लग रहा होगा कि आप बड़े नीट एंड क्लीन हैं, आप तो रोज़ नहाते हैं। द डे यू ऐड सोडा इन द वाटर यू विल सी द रिएक्शन, यू विल सी द चेंज। पानी काला हो जाएगा, आपके अंदर से इतना वो निकलेगा मिट्टी वगैरह, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये मेरे जिस्म में से निकला है। सोडा आपके जिस्म को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है, लेकिन एक्सेस यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। ये महीने में एक दफ़ा करो, सोडा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा भी है। ठीक हो गया, तो हाइड्रेशन इज़ द बेस्ट थिंग। आपने अपने आप को हर वक्त पानी देना है। आप पौधे हैं, आपने अपने आप को पानी खुद देना है। पानी पीने का तरीका ये होता है कि पानी का ग्लास या बॉटल अपने सामने रखो, आपको याद रहता है। अच्छा, ये अगर आप लोगों को इन फ्यूचर अगर आप लोगों के लिए इजी हो तो आप डिजिटल वॉचेस पहने। ये आपको बताता है आपने पानी नहीं पिया अभी तक, आपको ब्लिंक करता है, वाइब्रेट करता है कि आज आप चले कितना है, आपने पानी कितना पिया है, ये रह गया है, वो रह गया है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना, ये आपके लाइफस्टाइल में आती हैं।
तो आपने क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना है। कुछ आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं जिसका हम हमेशा लगाते हैं। ये पर्सनालिटीज़ देख रहे हो कितनी क्लीनलीनेस और हाइजीन की लुक क्रिएट करती हैं। इनका सिर्फ मुझे अटायर पसंद नहीं है, अगर इनमें से भी मैं अगर अटायर बेस पे रिजेक्ट करूं तो शायद मैं देखती हूँ कि बेनज़ीर ने ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ है। ठीक है, यू आर अ गर्ल, यू कैन वेयर कलर्स, बट बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ पॉलिटिशियन, इस तरह के रंग मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करती क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है। रंग वही अच्छे हैं, नेवी ब्लू, बॉटल ग्रीन, डार्क पर्पल, डार्कर ब्राउन, कैमल ब्राउन, टी पिंक, मूंगिया ग्रीन, ब्लैक, मरून, डार्कर मरून, कलर्स यही अच्छे हैं। ग्रे, ग्रे वेरी क्लासिक, वाइट और ग्रे जो है, वाइट, ग्रे एंड ऑफ वाइट। बट फिर भी क्या करें, औरत हैं, आपने कलर्स तो पहनने, तो ज़रा डिसेंट पेस्टल्स में आ जाएं, सटल में आ जाएं, या बहुत डार्क में चले जाएं या बिल्कुल पेस्टल्स में आ जाएं। बीच वाली चीज़ हमारे लिए नहीं है। ब्राइट कलर्स शादियों में पहन के जाएं, पार्टीज़ में पहने, बट प्रोफेशनल होने के लिए ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।